नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर ये कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और राजनीतिक पारी की शुरुआत प्रशांत किशोर बिहार से करेंगे। आपको बताते चले कि बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर और पूरे बिहार का दौरा करेंगे, युवाओं से मुलाकात करेंगे और गैर राजनीतिक लोगों से भी प्रशांत किशोर मुलाकात करेंगे और साथ ही बिहार की राजनीतिक सच्चाई को भी प्रशांत किशोर जानेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार से, जहां पर आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजनीतिक पारी की शुरुआत प्रशांत किशोर बिहार से करने जा रहे हैं और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। और प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि असली मालिकों तक जाने का वक्त आया है, जन सुराज दिलाने का वक्त आया है, मैं जनता के पास जाऊंगा। और अब प्रशांत किशोर के दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। हालांकि कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम है नहीं है मैं नहीं जानता हूं। प्रशांत किशोर जी अपने संगठन के कार्यक्रमों को बहुत पहले बिहार में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उनकी गतिविधि बिहार में नहीं हुई। अब जैसा कि आज वो कुछ करने जा रहे हैं, प्रेस वार्ता में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, वो जानेंगे। पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं अब इवेंट मैनेजमेंट छोड़ करके और अब मैं पॉलिटिकल रूप से बिहार के सेवा के लिए आया हूं। पहले उनको बिहार में अपना पैर जमाना पड़ेगा। कभी वो कलकत्ता, कभी काठमांडू, तो कभी चेन्नई में रहते हैं। बिहार देश का सबसे परिपक्व राज्य है। राजनीतिक रूप से यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर यहाँ के जनता का विश्वास करना और जनता को प्रशांत किशोर को समझना अभी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली, कुछ जगहों पर असफल भी हुए। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकते। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा संजय का रुख करेंगे। संजय, देखिए बिहार की राजनीति में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशांत किशोर अब बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जन सुराज की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2020 को आप याद कर लें। बात बिहार की, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जदयू से निष्कासित किए गए ये नेता रहे हैं और महासचिव स्तर के नेता थे ये। और इसके बाद इन्होंने बात बिहार के एक अभियान की शुरुआत की थी और इससे लाखों लोग जुड़े भी थे। 2,64,000 तकरीबन की संख्या में लोग जुड़े थे। और इसके बाद अब उन्होंने कह दिया कि अब जनता के बीच जो मालिक हैं उनके बीच जाने का वक्त आ गया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है, जो मेन फैक्टर है वो टाइम। 2020 के बाद उन्होंने 2022 को चुना है, यानी बीच का जो समय है वो गैप रहा और इस बीच में वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर साउथ के नेताओं के संपर्क में रहे। अब 2022 में एक बार फिर से वो बिहार की तरफ रुख किए हैं, यानी अपने गृह राज्य में उन्होंने अब पदार्पण करने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है और आज से इस अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। वो जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस अभियान की वो बात कर रहे हैं, अब प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक वजूद तलाशना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की है। अब तक वो जिन नेताओं से जुड़े रहे हैं और जिन्हें सफलता मिली है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रहा है अपने अपने राज्य में और अपने राष्ट्रीय स्तर पर। तो प्रशांत किशोर सबसे पहले चाहते हैं कि उस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, उस राजनीतिक वजूद को वो खुद के लिए तलाशें और लोगों के बीच जाकर जो उनका एजेंडा है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रचारित करें और एक बड़ी संख्या अपने साथ जोड़े। और अगर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनके साथ आता है तो फिर, और जिस तरीके से अभी भैकम का सिचुएशन हो गया, चूंकि बराबर जो पॉलिटिकल पार्टीज एनडीए की ही बात कर लें, तो ये कहा जा रहा है कि 2025 तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन 2025 के बाद क्या, ये सवाल प्रशांत किशोर के मन में भी कौंध रहा है और उन्हें पता है
कि 2025 के बाद लीडरशिप को लेकर एक बड़ी बात सामने आएगी और वो चाहते हैं कि 2025 तक अपना जो एजेंडा है उसके तहत वो काम करें और एक विकल्प जो है उसको सामने रखें। हालांकि फिलहाल उन्होंने जो अपनी गतिविधि शुरू करने की कोशिश की है बिहार में, उसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल जदयू ही क्यों ना हो, भाजपा क्यों ना हो, एक बड़ी चुनौती नहीं मान रहा है। इसकी वजह यह भी है कि वो जानते हैं कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो वजूद है, उसको खड़ा करना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती है। और देखना होगा प्रशांत किशोर जब लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरीके से अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो तैयार करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बाद ही वो बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत कुछ इसी पर निर्भर भी करता है। जी बाकी संजय, यही सवाल था, क्योंकि जितने भी दल हैं वो इन्हें चुनौती नहीं मान रहे प्रशांत किशोर को। वो कह रहे कि पहले उन्हें अपने आप को बिहार की धरती पर जमाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसकी वजह भी है 2020 के बाद आप देख लीजिए 2022 में हम पहुंच गए हैं और पिछला जो ये गैप रहा 2020 में अभियान की इन्होंने शुरुआत कर दी और बीच में जब वो दूसरे राज्यों में या फिर कोलकाता हो, साउथ हो या फिर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी रणनीति चल रही थी, बात चल रही थी, तो बीच में ये अभियान जो एक तरीके से ठप पड़ गया था। तो अब फिर से वो कह रहे हैं कि इस अभियान की शुरुआत करनी होगी, तो उनको गंभीरता दिखानी होगी। अब सतत अभियान चलाने की उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़े संख्या में लोगों को जोड़ना होगा और एक मैसेज देना होगा कि ये जो अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं ये लगातार चलेगा। अब आने वाले दिनों में इसे पहले की तरह बंद नहीं किया जाएगा और लोग लगातार उनसे जुड़ते रहेंगे और इसको करने के साथ ही उन्हें अपना जो राजनीतिक वजूद है उसको तलाशना होगा। राजनीतिक स्तर पर कितने लोग उनके साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो समाज के विभिन्न तबके के जो लोग हैं उनसे जुड़ने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली कितने लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और कितना बड़ा वो पॉलिटिकल वजूद अपना तैयार करते हैं, बहुत कुछ जो उनकी भावी राजनीति है वो इसी पर निर्भर करती है। जी संजय, वाकई देखिए जिस तरह से आप कर रहे हो, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात हो या फिर अपने वजूद को तलाशने की बात हो, वहां पर प्रशांत किशोर क्या वो अपना वजूद जो है वो तलाश पाएंगे? क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो इन्हें चुनौती के तौर पर नहीं मान रही। वो कह रही कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, पहले उन्हें खुद को मजबूत करने की जरूरत है। सवाल ये भी, क्या वो आरजेडी और एनडीए के विकल्प रहेंगे? देखिए अभी फिलहाल जो प्रशांत किशोर के मन में क्या चल रहा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन की पार्टियां हो, राजद हो, ये जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्हें किसी भी तरह की फिलहाल चुनौती के रूप में देखने को स्वीकार नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर ही सही अब वो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनके सामने भले ही उन्होंने मन में रखा हो 2024 2025, लेकिन उन्होंने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था 2020 में जब बिहार की जब बात की, जब अभियान की शुरुआत की थी तो उन्होंने कह दिया था कि कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, एक दीर्घकालीन जो योजना है उनके पास है और भविष्य में कब उनको सफलता मिलेगी और कितना बड़ा वो अपना वजूद स्थापित कर पाएंगे, खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये बहुत कुछ आने वाले समय पर निर्भर करता है। तो चुनौतियां हैं उनके सामने और इन चुनौतियों को वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे जो विभिन्न पार्टियां जिनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, जिनका अपना वोट बैंक है, उनको चुनौती दे पाएंगे बिहार में, ये बहुत कुछ आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसे प्रीमेच्योर मानते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। वाकई इसे प्रीमेच्योर ही अगर डिसीजन कहा जा सकता, अगर हम कुछ जल्दबाजी में कहेंगे। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और एक जो उनका इमेज बिल्डअप है, लेकिन बिहार की जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, वो चुनौती नहीं मान रही, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति का मैंने स्पष्ट किया आपको पहले कि जो नेता हैं उनके कहने का आधार भी है। उनका साफ तौर पर यह कहना कि यह बात सही है कि नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर जुड़े थे, एनडीए के हिस्सा बने थे, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है जदयू का। तो जदयू जब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को उन्होंने अपने जो उनकी रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, जो इलेक्शन की स्ट्रैटेजी थी, उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मिलाकर उन्होंने अपनी बातों को जनता के बीच रखा, तो इसका फायदा भी मिला जदयू को और यही कारण है कि उन्हें जदयू में एक अच्छा और महत्वपूर्ण पद दिया गया था। और वही बात नेता ये भी मानते हैं और आज ये भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्रशांत किशोर कहाँ लाएंगे। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि वो लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जो मालिक है जनता उसके बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भले ही प्रशांत किशोर को जानती पहचानती हो, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनको खुद को एस्टैब्लिश करने में जनता कितना अपना सहयोग देगी, जनता किस हद तक, किस लेवल तक उनको एक्सेप्ट करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के लिए। और यही देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर खुद के वजूद पर, खुद के बल पर जनता के बीच एज ए पॉलिटिकल
कैरेक्टर अपने को स्टैब्लिश कर पाते हैं, या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं उसका भी वो सहारा लेते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल हालांकि वो कर रहे हैं कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई अभी फिलहाल अलायंस नहीं है या किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर वाकई में अपनी स्थिति को भांपना चाहते हैं कि उनको लोग किस हद तक और किस लेवल पर जाकर एक्सेप्ट करते हैं। अगर वाकई में जनता ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में, लेकिन कुछ भी अभी कहना पूर्वानुमान होगा, प्री मैच्योर्ड होगा। देखना होगा कि भविष्य के गर्त में क्या कुछ छिपा है, क्या प्रशांत किशोर खुद को पॉलिटिकली यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाते हैं, स्टैब्लिश कर पाते हैं, स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर पाते हैं, और फिर किन पार्टियों के साथ वो मिलकर आगे बढ़ते हैं, और फिर एक बिहार की राजनीति में वो किस हद तक बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाते हैं। जी वाकई देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ होता है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। बुलेटिन में अब बढ़ते आगे, और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन, ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर एक लेटर जारी किया गया है जिसमें पार्टी नेताओं को हिदायत दी गई है कि पार्टी के प्रचार के लिए जो भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, पंपलेट, स्टिकर, होर्डिंग बनाई जाए उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फोटो लगाया जाए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर सभी नेताओं को यह हिदायत दी है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से पार्टी में विवाद होता है और गुटबाजी पैदा होगी, और पार्टी में एकजुटता के लिए पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के फोटो का इस्तेमाल करना जरूरी है। में नीतीश के बाद कौन, ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जो पार्टी अपने विचार को परित्याग करके स्वार्थ की राजनीति करे, उसमें नेतृत्व का सवाल और नेतृत्व की मजबूती का सवाल, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर अब बिहार की जनता का ही विश्वास नहीं रहा, तो नीतीश के बाद कौन वाले सवाल में ही इसका जवाब है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के बाद जदयू का वही होगा जो चंद्रशेखर जी के दैहिक अवसान के बाद उनकी समाजवादी जनता पार्टी का हुआ, और इसकी वजह स्पष्ट जान लीजिए। इस तरह के नेता अंदर से डरे हुए लोग होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी का नेतृत्व तो पैदा ही नहीं होने देते, क्रश करते हैं बाजाबता। नीतीश कुमार जी ने भी वही किया। पार्टी में कोई द्वितीय श्रेणी का नेता इन्होंने जन्मने नहीं दिया। अगर किसी का कद बड़ा हुआ तो जबरदस्ती उसके कद को दबाया। इसलिए आप जानिए कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के बाद जदयू की समाप्ति तय है। जेडीयू में नीतीश के बाद नेतृत्व के सवाल पर विपक्ष ने तंज कसा है, सुनिए। और देखिए, अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर पार्टी ऐसा आदेश क्यों जारी, आखिर पार्टी को क्यों करना पड़ा, जैसा कि पत्र से ही साफ है कि नीतीश की ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, और दूसरे का फोटो लगाने से विवाद पैदा होगा, दूसरे की तस्वीर से गुटबाजी पैदा होगी, और पार्टी विवाद और गुटबाजी जो है वो नहीं चाहती है। आगे बढ़ने के लिए पार्टी में एकजुटता जरूरी है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कौन होगा। क्या पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार एक ही सिमट कर रह जाएगी, और पार्टी की सेकंड लाइन कब तक तैयार होगी? चलिए, बुलेटिन में बढ़ते आगे, और अब बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, वाहनों की चोरी करने का खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते चले आपको कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, वाहनों की चोरी करने का खुलासा हुआ है, और वाहनों को नेपाल में बेचते थे। और भगवतीपुर में अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बतनाहा चौकीदार का बेटा भी इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया, और साथ ही गिरोह के 5 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले ये सभी चोर हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं और कुछ बाइकों को जो है हेरा फेरी करते हैं और नेपाल में बेचते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई की, और इसमें जो है 7 बाइकें पकड़ी गई, और इसमें 5 लोग भी जो शामिल थे वो पकड़े गए। इसमें एक चौकीदार के पुत्र भी हैं। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। आपको बताते चले कि विशनपुरा गांव में छापेमारी की गई और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया। सिवान से ये बड़ी खबर बताते चले आपको कि विशनपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी की और शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है।
और अगली बड़ी खबर, शेखपुरा से पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। बरबीघा के माउर गांव की यह घटना बताई जा रही है। उग्र लोगों ने पुलिस की टीम को खदेड़ा। मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। महादलित टोले में मारपीट का आरोप लगा है। आरोपी के परिजनों से मारपीट की गई है और महिला और छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। पैसा देकर तुतली रात में दोसर के घर से चढ़वा कर हमारा भाई को पीटा। हमारा पत्नी डिलीवरी पेशेंट है, उनको भी पीटा। हमारा चाची है, उनको भी पीटा। मैंने तो मतलब हम तो सोए हुए अवस्था में थे, अचानक पुलिस आया और मतलब जो केस किया था उसके साथ आकर छत पे चढ़ गए और जो केस किया था छत पे चढ़ के 2-4 मिल के और पुलिस को भी चढ़ा कर, लेडीज कांस्टेबल भी थी वो भी सब छत पे चढ़ के एकदम जैसे तैसे बेरहमी पकड़ बोलते रहे कि आप लोगों को मारने का हक नहीं, चलिए चल रहे। तब वो दमादम मारते चले। कैसा हालत है सर पेशेंट अभी होश में आ गया है दवा ववा देने के बाद, लेकिन जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में आया था बेहोशी की हालत में था और हाथ पैर में थोड़ा एब्रेजन है और किस कारण बेहोशी की हालत में आया है तो CTUT करवाने के लिए हम लोग इसको बिम्स भेज दे रहे हैं, फिर रेफर कर दे। और भोजपुर से बड़ी खबर, तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। पिस्टल से फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताते चले कि डांसर्स के साथ ठुमके लगाते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। जगदीशपुर के हरदिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। 29 अप्रैल को तिलक समारोह का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां चौकीदार के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। गोपालपुर थाने के चौकीदार का यह वीडियो बताया जा रहा है। मनोज पासवान चौकीदार का नाम है और चौकीदार को हिरासत में लिया गया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और पशु तस्करी पर बड़ा बयान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का सामने आया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है और आपको बताते चले कि बिहार में पशु तस्करी पर नकेल कसेगी। पशु तस्करी में लिप्त लोगों पर नकेल कसा जाएगा और सीमांचल में पशु तस्करी लगातार हो रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि अधिकारियों को तस्करी रोकने का निर्देश भी दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पशु तस्करी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी दोषियों पर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया है तस्करी रोकने को लेकर। तो ये एक बड़ा बयान सामने आया है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। देखिए, उन तमाम मुद्दों की चर्चा की जा रही है जिस पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा सके, लेकिन रोजगार की बात कौन करेगा? चरम बेरोजगारी है, बच्चे फांसी के फंदों पर लटक के मर रहे हैं, कौन बात करेगा भाई? महंगाई की बात कौन करेगा? क्या आप भाजपा के किसी नेता से बेरोजगारी, महंगाई ये शब्द भी सुन पा रहे हैं? अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, देश कंगाल हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसकी चर्चा नहीं। गाय बैल, लाउड स्पीकर, नमाज, अजान, इसी से देश चलता है क्या? इसी से लोगों का पेट भरेगा क्या? बकवास बातें हो रही हैं सब। कहा है माननीय तारकिशोर जी ने, और वास्तविक रूप से जो सीमांचल का पूरा क्षेत्र है और ये केवल कटिहार से लेकर के और चंपारण तक जिस प्रकार से पशुओं की तस्करी होती है और बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, दुधारू गाय तक की तस्करी होती है, और जब लोग इसका आवाज़ उठाते हैं तो उस पर गलत तरीके से कार्रवाई भी लोग करते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि साथ में केवल अधिकारी सख्त न हो, पशु तस्करों के ऊपर केवल सख्त न हो, साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस विषय को उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, उन पर अगर गलत तरीके से कार्रवाई अगर अधिकारी करते हैं, उस अधिकारी को भी दंडित करने का काम करना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में किशनगंज के इलाके में पशु तस्करी होता है, पशु क्रूरता होती है। आप सरकार में हैं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार में बैठकर बीजेपी कर क्या रही है? यहाँ तो मनुष्य क्रूरता भी हो रही है और 1700 करोड़ का पुल हवा के झोंके में बह रहा है और सरकार में बैठे लोग प्रवचन कर रहे हैं ये बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भूखमरी पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर ये नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को पहले इसका जवाब देना होगा।
और बिहार के कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 मई से मौसम में फिर से बदलाव दिखेगा और गर्मी की तलखी एक बार फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में आई तेज बारिश और आंधी की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में परिवर्तन लगातार जारी है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार मौजूदा परिस्थिति में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लोगों को राहत मिल रही है। पटना के इसी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 3 मई तक हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। 4 मई से बारिश का सिलसिला पूरी तरीके से थम जाएगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बिजली गरजने 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में तेज गरज के साथ ही बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 3 मई को यानी कल से बिहार के पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है और साथ ही इस बात की भी संभावना जताई गई है कि बारिश भी हो सकती है। 4 मई से एक बार फिर से तीखी धूप लोग महसूस करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली केंद्र से भी ऐसे ही पूर्वानुमान बिहार के लिए जारी किया गया है। मौसम में बदलाव का असर भी वायु प्रदूषण पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो निश्चित तौर पर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो मौसम है उसमें जो तलखी दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से उससे राहत मिली है। हालांकि आज भी धूप है लेकिन धूप में फिलहाल वो तलखी नहीं है जो 2-3 दिनों पहले देखने को मिलती थी। अभी मौसम जो है वो सामान्य है। हालांकि देखना होगा कि आज जैसे जैसे दिन ढलता है तो तापमान में किस तरीके से और किस हद तक बढ़ोतरी होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सीतामढ़ी के पुपरी में 12 साल बाद भी रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। भवन पूरा नहीं होने से स्थानीय लोगों में निराशा का माहौल है। अधूरे अस्पताल भवन का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में तकरीबन 12 साल पहले इस रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य आधा अधूरा पिछले 12 साल से पड़ा हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा हासिल नहीं हो रही है। एक छोटे से कमरे में यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, वो अभी उधार के भवन में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने यहाँ रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया था, लेकिन रेफरल अस्पताल की तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। आधा अधूरा पड़ा यह अस्पताल अब खंडहर में तब्दील होते जा रहा है और दुर्भाग्य कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग का कि इस अस्पताल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। और तकरीबन 7 जिला पदाधिकारी और 6 अनुमंडल पदाधिकारी का तबादला हो गया। क्या कहना है, क्या निराशा? लगभग 12 सालों से ये अस्पताल जस के तस पड़ा हुआ है। यहाँ कह सकते हैं इस इलाके के लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है, अस्पताल बन जाता तो। अभी फिलहाल इस अस्पताल के नाम पर भाड़े के घर में अस्पताल चल रहा है, परंतु यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण करा दिया गया, भवन का निर्माण ही अधर में लटका हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि लोगों में एक निराशा है क्योंकि अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। लोगों को 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और यही स्थिति है कि सरकार का एक बड़ा राशि इसमें खर्च किया गया फिर भी उसकी सदुपयोग नहीं हो सका है और अस्पताल 12 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।